नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्लव राजवंश की और इस पहले भाग में हम पल्लव वंश की उत्पत्ति और प्रमुख राजाओं के बारे में बात करेंगे। वहीं पल्लव वंश के आने वाले अगले भाग में हम पल्लव समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं के साथ साथ मूर्तिकला पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं पल्लव वंश की उत्पत्ति। पल्लव वंश की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। यूरोपियन इतिहासकारों ने पल्लवों की उत्पत्ति पार्थियन पल्लवों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु आधुनिक समय में इस विचार को कोई नहीं मानता। कुछ अन्य विद्वानों ने उन्हें चोल नाग वंश से उत्पन्न बताया है, परंतु अधिकांशतः यह विश्वास किया जाता है कि वे टोडियार नामक स्थान पर रहने वाले स्थानीय निवासी थे। तमिल शब्द टोडियार को संस्कृत में पल्लव पुकारा गया है, इसी से यह वंश पल्लव वंश कहलाया। कांची के पल्लव राज्य का प्राथमिक उल्लेख हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति तथा खानच्वाड़ के यात्रा विवरण से मिलता है। इस कुल के बारे में कुछ विद्वानों का कथन है कि ये क्षत्रिय थे, परंतु डॉक्टर जायसवाल इनको बाकटाक वंश से संबंधित शुद्ध ब्राह्मण बताते हैं। वहीं डॉक्टर दशरथ शर्मा भी पल्लवों को ब्राह्मण मानते हैं। केपी जायसवाल के अनुसार पल्लव संभवतः बाकटाक राजवंश की एक उपशाखा थी। दोनों ही राजवंशों का संबंध भारतीय नागों से था। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान 3री सदी के मध्य से किया जाता है। शिव स्कंद वर्मन, विष्णुगुप्त आदि इनके प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक थे, परंतु पल्लवों की महानता का काल 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में उनके शासक सिंह विष्णु के समय से आरंभ होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर केवल आपको एक फ्लो में पढ़कर सुनाने वाले हैं ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। यहाँ पर कोई हिंट नहीं है या फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ शासक यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सिंह विष्णु, जिनके समय से इतिहास को पल्लवों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और पल्लव एक महान साम्राज्य के रूप में उभरता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में और उनके महत्वपूर्ण कार्यों और विजयों के बारे में हमें याद रखना है। बाकी चीज़ों को हमें केवल इसलिए पढ़ना है ताकि हम उन्हें रिलेट कर सकें। शिव स्कंद वर्मन 275 ईस्वी लगभग प्राथमिक पल्लव वंशीय राजाओं में शिव स्कंद वर्मन के विषय में संयोगवश कुछ विशेष सूचनाएं अब उपलब्ध हो सकी हैं। पुरातात्विक खोजों के आधार पर इस नरेश के कुल 3 सुरक्षित अभिलेख उसके क्रमशः युवराज, राजा बनने, अश्वमेध वाजपेयी एवं अग्निशयन आदि यज्ञों का कर्ता बताया गया है। वह एक शक्तिशाली महान वैदिक ब्राह्मण धर्मावलंबी राजा था और उसके बाद में सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक राजा बनता है। उसके समय में अर्ध बर्बर ब्राह्मण विरोधी कालाभ्रास जाति ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया। सिंह विष्णु को सिंह विष्णु योत्तर युग एवं अवनी सिंह भी पुकारा जाता है। सिंह विष्णु ने उसको परास्त किया। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण चोलमंडल को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य विस्तार कर दिया। कालानुरागी तथा वैष्णव धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। उसने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। संस्कृत का महान कवि भार भी उसके दरबार में था और उसी के समय में महाबलीपुरम के आदि बराह गुहा मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें सिंह विष्णु और उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन अगले राजा बनते हैं, जो कि सिंह विष्णु के पुत्र थे। 600 से 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन के समय में पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आरंभ हुआ, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए उत्सुक थे। पल्लवों ने कदंबों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। इस कारण पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और बहुत अंदर तक प्रवेश कर गया। कांची से 15 मील दूर महेंद्र वर्मन ने उससे युद्ध किया। इससे उसकी राजधानी कांची की सुरक्षा तो हो गई, परंतु पुलकेशिन ने उससे उसके प्रांत बेंगी को छीन लिया, जहां उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की। दोस्तों, जो यह पुलकेशिन द्वितीय था, यह बादामी के चालुक्यों का राजा था और इसी ने हर्षवर्धन को भी हराया था।
महेंद्र वर्मन साहित्य और ललित कलाओं का प्रेमी था। वह स्वयं कवि और गायक था। उसने स्वयं मध्यविलास प्रहसन तथा भगवत ज्योतिकीर्तम ज्योतिकीयम आदि संस्कृत ग्रंथों को लिखा और यह विश्वास किया जाता है कि उसने संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुडमिमालय की रचना भी की। वह प्रारंभ में जैन था परंतु बाद में शैव बन गया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान शासक हुआ। उसके समय में भी माफ कीजिएगा, पल्लवों का बादामी के चालुक्यों से संघर्ष हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया परंतु नरसिंह वर्मन ने उसे 3 स्थानों पर परास्त किया, जिसके कारण पुलकेशिन द्वितीय को वापस लौटना पड़ा। इसके पश्चात नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और 642 में ईस्वी में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। और यहाँ पर से इतिहास में एक प्रश्न निकल कर आता है कि जहाँ पर हम हर्षवर्धन को हिंदू साम्राज्य का या फिर हिंदू परंपरा का सबसे महान शासक पुकारते हैं, तो फिर वो कौन था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। तो फिर तो हर्षवर्धन से भी महान पुलकेशिन द्वितीय हुआ। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जिसने पूरे पल्लवों को चाट डाला और फिर आगे चलकर महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह 3 बार पराजित करके उसे मार डाला, तो फिर पुलकेशिन द्वितीय से ज़्यादा महान महेंद्र वर्मन हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में कभी भी किसी एक शासक की इतनी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि फिर बाद में इतिहासकारों को अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े। क्योंकि जहाँ पर हर्षवर्धन को महान कहा गया, वहीं पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हराकर महानता हासिल की। वहीं पुलकेशिन द्वितीय जिसने पल्लवों को कई बार हराया, वहीं पर पल्लवों के राजा महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर मारा और उसकी महानता अपने में ले ली। दोस्तों, पल्लवों ने चालुक्य राजा के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्बल करके मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया। इसके पश्चात उसने चोल चेर पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अपने समर्थक मानवर्मन की सहायता के लिए श्रीलंका पर समुद्री मार्ग से 2 बार आक्रमण किया। उसे श्रीलंका के सिंहासन पर बैठाने पर सफलता पाई मानवर्मन को, परंतु 665 ईस्वी में चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने नरसिंह वर्मन को पराजित करके उसे अपने वंश के खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके ही आने वाले उत्तराधिकारी ने यहाँ पर नरसिंह वर्मन को हरा दिया, जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो फिर यहाँ पर नरसिंह वर्मन से भी ज़्यादा महान साबित होता है विक्रमादित्य। तो दोस्तों, तब भी नरसिंह वर्मन ने पल्लवों के एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जो अब मामल्लपुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। उसने त्रिचिनापल्ली में भी अनेक मंदिर बनवाए। उसके समय में चीनी यात्री युआनचांग कांची गया था और उसने वहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर इन राजाओं को शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी याद करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकलता है। जैसे कि हम दिल्ली सल्तनत में या फिर मुग़ल काल में बात करते हैं, तो वहाँ पर हर राजा का संबंध एक ऐतिहासिक घटना से रहा है। इसके कारण और उनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में, उनके राजाओं के बारे में शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से याद करना पड़ता है। जैसे हम आगे चलकर ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल को याद करते हैं। लेकिन इन राजाओं के बारे में इतिहास में या फिर परीक्षाओं में वही पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि नरसिंह वर्मन का संबंध मामल्ल शैली से था, तो इस प्रकार से ये पूछ लिया जाएगा कि मामल्ल शैली का संबंध किस राजा से है या फिर किस वंश से है। लेकिन यहाँ पर इन सभी के बारे में पूरी डिटेल नहीं पूछी जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर जोर नहीं देना चाहते कि हम सभी के बारे में सब कुछ जान ले। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, इन्होंने 2 वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन 670 से 700 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसके समय में चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने कांची पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तिरुचिरापल्ली की ओर बढ़ा, परंतु पेरुवल्लुर नामक स्थान पर परमेश्वर वर्मन ने उसे परास्त किया और पल्लव राज्य को सुरक्षित रखने में सफलता पाई। विक्रमादित्य को अपने राज्य वापस लौटना पड़ा
और इसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 722 ईस्वी तक राजा बनते हैं। परमेश्वर वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय शांति का रहा। उसके समय में राज्य में समृद्धि बढ़ी। उसने चीनी सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा। उसने कांची में कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम में समुद्र तट पर कई सुंदर मंदिर बनवाए। उसने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया, अतः इस मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसके समय में विद्वान दंडिन उसके राजकवि हुआ करते थे और उन्होंने 10 कुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। महेंद्र वर्मन तृतीय लगभग 722 से 728 ईस्वी तक यहाँ पर राजा बनते हैं, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे ऐसा माना जाता है। और ये पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन अल्पकाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कांची के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर में एक छोटे परंतु भव्य शिव मंदिर यानी मठ का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय लगभग 728 से 730 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वितीय का छोटा पुत्र था। उसने 728 ईस्वी के लगभग राज सिंहासन को सुशोभित किया और इसके शासनकाल में वातापी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने गंग शासक दुर्विनीत ऐरप्पे की सहायता से पल्लवों पर आक्रमण किया था। इससे चालुक्य नरेश को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। संभवतः इस युद्ध में परमेश्वर वर्मन मारा गया। इसके बाद में नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी के बीच में राजा बनते हैं 70 सालों के लिए। माफ़ी चाहूँगा। नंदी वर्मन परमेश्वर वर्मन द्वितीय का पुत्र नहीं था, बल्कि उसका रिश्तेदार था। उसने चुनाव के द्वारा शासक बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर की मंत्री परिषद इतनी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी कि वह तय करती थी कि अगला राजा कौन होगा। तो उसने इसे चुना था राजा के लिए और इस कारण कुछ राजपुत्रों ने उसका विरोध किया था, परंतु वे असफल हुए और नंदी वर्मन ने उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया। नंदी वर्मन के समय में निकट के पड़ोसी राज्यों ने पल्लवों पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम पांड्य शासक राजसिंह ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, परंतु उसे वापस लौटना पड़ा। राजसिंह के उत्तराधिकारी के समय में भी असंघर्ष चलता रहा और अंत में पांड्य शासक जटिल परांतक ने नंदी वर्मन से कोंगू को छीनने में सफलता प्राप्त कर ली। दोस्तों, इसके बाद में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने नंदी वर्मन की दुर्बलता का लाभ उठाकर कुछ समय तक कांची को अपने अधिकार में रखने में सफलता पाई। विक्रमादित्य के पुत्र कीर्ति वर्मन ने 2 बार पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और उसकी संपत्ति को लूटा। 750 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने भी पल्लवों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया। नंदी वर्मन ने दंतीदुर्ग से अपनी पुत्री का विवाह करके अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। बाद में भी उसे राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव को प्रसन्न करने के लिए बहुत धन देना पड़ा। नंदी वर्मन की एकमात्र सफलता गंग राज्य के विरुद्ध रही, जिसके कुछ भाग पर उसने अधिकार कर लिया। नंदी वर्मन के समय में हुए पांड्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राज्यों के आक्रमण ने पल्लव राज्य की शक्ति को पर्याप्त दुर्बल कर दिया था। नंदी वर्मन के पश्चात दंती वर्मन 800 से 846 ईस्वी तक शासक हुआ। उसके समय में राष्ट्रकूट और पांडवों के आक्रमण हुए तथा पांडवों ने उससे कावेरी नदी क्षेत्र छीन लिया। दंती वर्मन के पश्चात नंदी वर्मन द्वितीय, नृपतुंग वर्मन और अपराजित शासक हुए। अपराजित ने 880 ईस्वी में पांडवों को पराजित करने में सफलता पाई, परंतु वह पल्लवों का अंतिम सफल युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में अपराजित को चोल वंशीय सामंत ने उसकी बड़ी सहायता की और जो चोल वंशीय सामंत आदित्य था, उसी ने 893 ईस्वी में अपराजित को मारकर पल्लव राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और चोल राजवंश की नींव डाल दी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पल्लव वंश था वो समाप्त हो गया और उसका स्थान अब चोल वंश ने ले लिया था। तो इस प्रकार से चोल वंश का उदय हो गया और फिर आगे चलकर चोल वंश में जो विजयालय चोल होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने राज्य
चोल साम्राज्य की नींव डालते हैं, जिसके बारे में आपको MA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जानकारी मिलेगी, जहां पर चोल वंश हो, गुर्जर प्रतिहार हो या फिर महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। अगर आपको लगता है कि इस शैली के बजाय, इस टेक्निक के बजाय हमें दूसरे तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो बनाने का अर्थ यही है कि ये चीज़ें आपको केवल सोच समझकर आपको आपके ध्यान में रहनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही आपको याद रहना चाहिए। इससे आपके दिमाग पर कम जोर पड़ेगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, नम्रता से वे कार्य बन जाते हैं जो कठोरता से नहीं बन पाते। इसीलिए हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।